नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। राहुल गांधी अपने हर अग्नि परीक्षा में फेल हो रहे हैं। कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा की, पर यात्रा को राहुल गांधी ने चौपट कर दिया। यात्रा पूरी तरह से फेल साबित हुई। फिर कांग्रेस के हाथ लगा अडानी का मुद्दा। कांग्रेस के हर बड़े नेता के साथ राहुल गांधी ने भी अडानी का मुद्दा जी जान से उठाया। कांग्रेस सड़क से लेकर संसद तक अडानी अडानी चिल्लाती रही। कांग्रेस ने संसद की गरिमा तक को ध्यान में नहीं रखा। बड़े और महत्वपूर्ण मुद्दों में चर्चा के बजाय सिर्फ अडानी अडानी और अडानी का राग अलापती रही। पर पीएम मोदी ने विपक्ष की जोरदार नारेबाजी के बीच कांग्रेस और राहुल गांधी को ऐसा जवाब दिया जिससे पूरे विपक्ष की बोलती बंद हो गई। तो आज बताएंगे आपको कि कैसे राहुल गांधी का अडानी एजेंडा पूरी तरह से फेल हो गया है। आज इसी पे चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। अडानी मुद्दे को लेकर कैसे राहुल गांधी का कांग्रेस का एजेंडा फेल हो गया? देखिए, राहुल गांधी या कांग्रेस जो अभी मुद्दे उठा रहे हैं, इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि जनता से कनेक्ट होना है या दुनिया के दूसरे जगह पर रहने वाले लोगों से और अपनी टीम से कनेक्ट होना है, जो इनको फंड देते हैं, जो इनके लिए काम करते हैं। कांग्रेस को ये समझ ही नहीं आ रहा है कि जनता का मुद्दा क्या हो सकता है। जैसे अडानी की बात है या अंबानी की बात है, ये मुद्दा कोई नया नहीं है कांग्रेस के लिए। 2014 के बाद से ये मुद्दा कांग्रेस उठाती रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो बिजनेसमैन के हवाले पूरे देश को कर चुके हैं, जैसा कि ये लोग बार बार कहते हैं। और उसमें राहुल गांधी ने ए शब्द का यूज किया, कई जगह पर अंबानी अडानी का डायरेक्ट नाम लिया और अब सीधे तौर पर अडानी के मुद्दे पर घुस गए। जी, साफ कह रहे हैं मोदी अडानी भाई भाई। बिल्कुल। तो जो मुद्दा जनता का नहीं है, जिससे जनता का डायरेक्ट संबंध नहीं है, उससे जुड़ाव कैसे होगा? आप पहले ये तय कर लें कि हिंदुस्तान में बिजनेस किस आधार पर चलेगा, क्योंकि कांग्रेस तो कंफ्यूज रही है और सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद सरकार ने ये मान लिया है कि हिंदुस्तान में भी अब जो मॉडल अपनाया जाएगा वो यूरोप और अमेरिका का ही होगा। हम पिछड़ते हुए नहीं रह सकते, जैसा कि कांग्रेस के सरकार के समय ये किया जाता रहा। आज जो चाइना एक्सपोर्ट में आगे है, चाइना में छोटे बड़े सारे आइटम्स का प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, उसके पीछे का कारण कांग्रेस की वो नीति रही है। क्योंकि कांग्रेस में कन्फ्यूजन का दौर रहा और इंदिरा गांधी ने जब MRCT एक्ट लाया तो उस समय से भारत में बिजनेसमैन को परेशानियां होने लगी। भारत में बिजनेस बढ़ा ही नहीं पाए क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया कुछ आइटम को कि इस पर बड़े बिजनेस हाउसेस काम नहीं करेंगे, इसका प्रोडक्शन छोटे और मध्यम उद्योगी करेंगे। जब आप देख रहे हैं कि ब्रिटिश काल के समय से जब हमारे व्यापारी इस बात के लिए परेशान हैं कि मोनोपोली सिर्फ और सिर्फ रिस्ट्रिक्शन से नहीं हो सकती है और न हट सकती है। अगर इस पूरे ग्लोबलाइजेशन के टाइम में आप कहेंगे कि हम अपने बिजनेसमैन को मजबूती से उभरने नहीं दे सकते, इसलिए कि छोटे व्यापारी, छोटे और मध्यम व्यापारी जो हैं वो इस बात से परेशान हैं कि उनके पास कैपिटल नहीं है, इसलिए वो इसका बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन नहीं कर सकते। ये 69 to 76 ये जो कुछ समय का कार्यकाल रहा और जिसमें रिस्ट्रिक्शन लगाए गए, उस समय चाइना को बूस्टअप मिला। चाइना ने क्या किया, घर घर में प्रोडक्शन शुरू कर दिया। बड़े व्यवसायियों को भी ये नहीं कहा, जो उद्योगपति थे उसको ये नहीं कहा कि आप इस आइटम को बना नहीं सकते, इसका प्रोडक्शन नहीं कर सकते, एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। इसलिए चाइना प्रोडक्शन हब बनता गया और चाइना का सामान हिंदुस्तान में ढकेला जाता रहा। आप कितना एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाएंगे? यानी कि अगर किसी देश से सामान हमारे देश में आता है, हम इंपोर्ट करते हैं, तो उस समय उस सामान की कीमत अपने देश में बराबरी का करने के लिए हम एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाते हैं, उसके टैक्स बढ़ाते हैं और इस आधार पर उसकी कीमत कुछ बढ़ती है। लेकिन कितना ज़्यादा बढ़ा सकते हैं? क्योंकि एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन WTO भी है,
अब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी आपके ऊपर प्रतिबंध लगाना शुरू कर देगा अगर आप इस ग्लोबलाइजेशन से बाहर निकलना चाहेंगे तो ऐसे में इन लोगों ने उसी समय से ये परेशानियां पैदा की। और जब धीरे धीरे लिबरल पॉलिसी आई, लिबरलाइजेशन आया, और उसके बाद इस ग्लोबल सोसाइटी में, ग्लोबल वर्ल्ड में हम कंपटीशन करने की स्थिति में आए। जब मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे, नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, तो उस समय हमने अर्थव्यवस्था को खोला, डिसइन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया, और फिर जैसे जैसे आर्थिक नीति बढ़ी तो उसके बाद से अब आके हम कुछ दुनिया के बड़े व्यवसायियों से कंपटीशन करने वाले व्यापारी, उद्योगपति पैदा कर पाए हैं। अब लोगों ने भी एक्सेप्ट कर लिया है कि हमें रोजगार चाहिए, तो हमें कहीं न कहीं किसी उद्योगपति के साथ ही काम करना पड़ेगा। अगर छोटे छोटे ही उद्योग रहेंगे तो वहां एम्प्लॉयमेंट उस स्तर का जनरेट नहीं हो सकता। ये तो भारत के विकास की बात है, भारत की विकास की बात है। तो ये लोग अब उसी पुरानी व्यवस्था में वापस आने के लिए हंगामा खड़ा कर रहे हैं। तो लोग इससे कनेक्ट ही नहीं हो पा रहे हैं। आप शेयर मार्केट की बात करते हैं कि शेयर मार्केट में इतना ज़्यादा नुकसान हो गया, LIC, SBI सबको नुकसान उठाना पड़ा है, लेकिन शेयर मार्केट लोगों के समझ से बाहर की चीज़ है। लेकिन इतना तो लोग समझते हैं कि शेयर मार्केट आज कमज़ोर हुआ है, कल उछाल पे आएगा, जैसा कि अडानी के साथ भी हुआ। अडानी के शेयर एक दिन में 15 से 16% बढ़ने लगे। जब रीपे किया गया, फिर से लोन चुकता किया गया बैंकों का, जो भरोसा दिलाने के लिए था कि हम कोई भागने वाले बिजनेसमैन नहीं हैं, हम ऐसा नहीं है कि फ्रॉड करके लोन जो लिए हैं उसको चुकता किए बिना विजय माल्या की तरह भाग जाएंगे। तो इसलिए जब रीपे किया गया, लोगों का भरोसा बढ़ा फिर से, और उसके बाद इनके शेयर बढ़े हैं। तो अब जो मुद्दा चल रहा है अडानी का, उसमें राहुल गांधी ने तो सोचा था कि अब मेरी यात्रा खत्म हो चुकी है, उसके बाद संसद में इस पर हंगामा करेंगे, और फिर उसके बाद संसद के साथ ही सड़कों पर हंगामा करेंगे। लेकिन एक दिन के बाद क्या हुआ? लोगों की जुबान पर क्या बातें हैं, चर्चा लोग किस बात की कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा और राज्यसभा में क्या बोला, क्या बोला। बिल्कुल इस बात की चर्चा नहीं हो रही है कि राहुल गांधी अब मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या क्या बोला। चर्चा हो रही है कि एक अकेला सब पे भारी है। बिल्कुल तो इनको जो बताया गया है, जो कहा गया है, वो स्ट्रेटजी एक तरफा है। ये सोचते हैं कि हम जो बोल रहे हैं उसका जवाब किसी के पास नहीं है, लेकिन ये नहीं सोच पाते कि जब हम कोई सवाल उठाते हैं तो उसके जवाब के ऊपर चर्चा होनी चाहिए कि अगर सामने वाला ये अटैक करेगा तो हम काउंटर अटैक क्या कर सकते हैं। इनके पास वो स्ट्रेटजी नहीं है। इसलिए पीएम मोदी ने जब एक एक करके विकास की बातें गिनानी शुरू कर दी कि आप गरीबों की बात करते हो, लेकिन डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किसने शुरू की? आपके शासनकाल में आपके ही प्रधानमंत्री तो बोला करते थे कि 1 रुपया चलता है और फिर 15 पैसा पहुंचता है, 85 पैसे रास्ते में ही खत्म हो जाते हैं। ये आपके पिताजी ही थे राहुल गांधी के। तो वो 85 पैसे जो गायब हो रहे थे उसको क्यों हमने लोगों तक पहुंचाया और कैसे पहुंचाया? ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का असर है कि किसानों के खाते में अगर क्वार्टरली 2000 रुपया जाना है तो पूरे 2000 रुपया जाएगा। ऐसा नहीं है कि पहले की तरह जो पेंशन योजनाएं होती थी ब्लॉक के थ्रू दिए जाते थे, तो ब्लॉक में जाएं, 6 महीना पर एक बार पैसा मिलेगा, और 3000 रुपया अगर मिलना है 6 महीना पे तो 3000 रुपया में से 2000 रुपया कमीशन में ही चला जाएगा। 1000 रुपया लेके घर पे आते हैं और वो भी लगता है कि चलो मुफ्त में 1000 मिला। लेकिन अब लोग ये सोचने लगे हैं कि 3000 में से 3000 हमारे पास ही आ रहे हैं। तो ये मीडियोकर मिडिल मैन जो थे वो सारे साफ हो गए, चाहे ऑफिसर हो या फिर राजनेता हों। ये सारी स्थितियों के बारे में उन्होंने बताया कि जो भारत आर्थिक स्थिति मजबूत कर रहा है, 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था दुनिया की बन रहा है, तो इन लोगों को चिढ़ हो रही है। तो अब सारे जगह पर जहां मीडिया में खबरें शुरुआती दिनों में राहुल गांधी की छपी, राहुल गांधी ने क्या बोला, एक मुद्दे पर अपने आप को कंसंट्रेट करते रहे और सरकार से जवाब मांगते रहे उस बात के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कॉन्स्पिरेसी हो रही है। लोगों ने बताया
और मीडिया में भी जो थिंक टैंक हैं, जो भारत के हितैषी हैं, सिर्फ मीडिया की बात नहीं है, उसके अलावा जो इकोनॉमिस्ट हैं, उन लोगों ने भी बोला कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्थितियों को देखो, जो चैलेंज हम दे रहे हैं यूरोप और अमेरिका को, वो चैलेंज कहां से पैदा हो रहा है? इन्हीं बड़े बिजनेसमैन के आधार पर हम मल्टीनेशनल कंपनियों की लिस्ट में अपने यहाँ के कंपनियों को दर्ज करवा रहे हैं। छोटे छोटे देश जो हैं, सिंगापुर, साउथ कोरिया, इन लोगों के पास मल्टीनेशनल कंपनियां हैं जो कई देशों में काम कर रही है। हमारे पास कुछ था ही नहीं, हम खुद ही भारत के दायरे में सिमटे हुए थे, और उसको अगर दूसरे देशों तक पहुंच बनाया है तो ये इन बिजनेसमैन को बदनाम करके नहीं बढ़ा जा सकता। आप एक पॉलिसी लाएं, आप सही तरीके से उस पर बहस करें, ब्लूप्रिंट तैयार करें और बताएं कि हम कैसे बड़े बिजनेसमैन और छोटे बिजनेसमैन के बीच सामंजस्य बिठा के देश का विकास कर सकते हैं। तो आपका तो एजेंडा ही यही रहा कि इस मुद्दे को उठाकर मोदी की छवि खराब करें। आप डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ने लगे, देश से मतलब नहीं था, और इसी का जब जवाब मिला तो उसके बाद ये लोग बिल्कुल बैकफुट पर आ गए। कोई नया मुद्दा ढूंढेंगे, अब कोई नया मुद्दा ढूंढने की तैयारी में लगे हुए। बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो गौतम अडानी पर आई हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस की इकलौती मांग है कि मोदी सरकार इस मसले की जेपीसी से मांग करवाए। हालांकि सरकार की ओर से यह साफ कर दिया गया है कि सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है और इस मामले में सरकार जेपीसी नहीं बनाएगी। पर बार बार विपक्ष बिना सिर पैर के इस मुद्दे पर अड़ा हुआ है। संसद और सड़क पर जमकर कांग्रेस ने विरोध किया, पर पीएम मोदी ने एक झटके में कांग्रेस की बोलती बंद कर दी और एक बार फिर राहुल गांधी अपनी अग्नि परीक्षा में फेल हो गए। इस पर आप अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।